पीसीएस जो है ना बेटा, ये भर्ती की बड़ी विचित्र परीक्षा है ना। इसमें यह भी संभव है कि आपसे पूछे कि विटामिन ए से कौन सा है ना, और कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते। सिविल सर्विसेज में बेटा ऐसा नहीं है। जो सिविल सर्विसेज की क्लासेस हैं वो बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। परीक्षा होगी और संभवतः 28 को है परीक्षा, तो देखिएगा उसका एकदम बढ़िया स्टैंडर्ड रहता है और क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। कंपटीशन वो बुरा हो जाता है बेटा जिसमें क्वेश्चन का जो डायमेंशन है वो विचित्र हो जाए, माने कहा कुछ जाए और पूछा कुछ जाए। तो यूपी बीसीएस में थोड़ा सा है कि तथ्यात्मक चीज़ों पे थोड़ा नज़र रखनी होती है, और जो सिलेबस इन्होंने दिया है वो तो है ही है, पढ़ना ही है। और उसके अतिरिक्त आपको सबसे ज़रूरी है कि पेपर पे गंभीर नज़र रखिए, माने इनका विश्लेषण करें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि वो क्या पूछेंगे। कि काहे ऐसा किया जाता है, जैसे विचार करो आप ना। मैंने कहा कि मार्कर बटलाई, मार्कर नहीं है आप पेपर में ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी ही बेटा। अब इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, इतने ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं कि अगर परीक्षा में कुछ चेंज नहीं किया जाएगा तो फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखो, हर हाल में जो भी समस्या है वो सबके लिए है। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम अगर परीक्षा में दिख रही है तो आपके लिए अलग से प्रॉब्लम है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है बेटा वो यूनिवर्सल है, वो कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन का दो ही लक्ष्य होता है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, यानी क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उनके टारगेट दो होते हैं। पहला तो ये कि आपको क्वेश्चन आए ही ना, ठीक है। यानी एग्जामिनर का पहला जो कोशिश होती है वो ये कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपको ना आए। दूसरा ये कि देखिए हमारे ढेर सारे मित्र भी जुड़े नहीं। दूसरा ये कि अगर आए तो भाषा में उलझ जाए, यानी उसकी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर दे। तो अगर भाषा से गलती करते हैं तो भी आप ही की हार है। क्वेश्चन को पढ़ के गलत इंटरप्रिटेट करते हैं तो भी आप ही की हार है। ना आता है तो भी आप ही की हार है। तो हमको हर मोर्चे पे लड़ना है ना बेटा। क्वेश्चन को पढ़ के पहले तो ये समझना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है। आप खुद ही बताइए ना कि क्या सही है। मैंने ऐसे नहीं पूछते, वो पूछते हैं क्या सत्य है, निम्न में से क्या सत्य है। 2 3 4 पॉइंट देंगे। फिर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं एक खास फॉर्मेट का कि निम्न में से क्या असत्य नहीं है। तो ठीक है, ये भी समझ में आता है। फिर एक तीसरा फॉर्मेट है, निम्न में से क्या असत्य नहीं है। ये कौन सी भाषा है? मैंने ये कोई सीधी सीधी भाषा नहीं समझ में आती, तो डबल नेगेटिव हो गया ना, असत्य नहीं। तो गणित के विद्यार्थी, आपको पता है कि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। तो आपको ढूंढना है कि क्या सही। इसमें मैं बताऊं आपको, ज्यादातर तो नहीं लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 30-35% बच्चे हाईली कंफ्यूज होते हैं। एकदम दिमाग उनका ना पजल होने लगता है कि सही ढूंढते हैं, फिर थोड़ी देर में गलत ढूंढते हैं, और सही गलत में कंफ्यूज करके जो विकल्प 1 2 3 2 3 4 1 3 4 लाइक दिस, उसमें गलती कर देते हैं। परीक्षा आपने देखा होगा, मैंने जो देखा है, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड है। अच्छा, संविधान में जहां तक मैंने देखा लगभग 23 प्रश्न पूछे गए थे। अगर कोई बच्चा संविधान पढ़ा है तो उसका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। अगर एक आध गलत हो रहा है तो बाई चांस मिसअंडरस्टैंडिंग से गलत हो जाए तो बात समझ में आती है, नहीं तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आपसे नहीं पूछा गया। पूछा वही गया जिसकी आपको प्रत्याशा थी। अरे भाई, वित्त आयोग को पूछा गया, प्रत्याशा नहीं थी। चुनाव आयोग को पूछा, अब और क्या पूछा जाए।
लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, लोकल इलेक्शन कौन कराता है, ये अगर नहीं, हम तो वहां बातचीत में बता दिए कि इलेक्शन कौन 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 कराता है। और कोई, मैंने कहा था अनुसूची पढ़ लीजिएगा, अनुसूची आ गई। महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों ना पूछ ले। मैं बार बार कहा था कि हमारे संविधान में जब आप किसी पद के इतिहास को पढ़ते हैं, अभी हम आते हैं बेटा अपने विषय पे बात करते हैं, जब आप किसी पद के इतिहास को पढ़ते हैं ना, तो भी बहुत कुछ क्लियर होता है। महान्यायवादी का पद हमने ब्रिटेन से लिया, इस अवधारणा को हमने ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन में महान्यायवादी जैसा जो पद होता है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, यानी वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। तो अगर कोई मंत्री हो, अभी शुरू कर रहे हैं बेटा, घबराओ नहीं, थोड़ा क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो जो मंत्री होगा उसका कार्यकाल क्या होता है? आपसे कल को पूछे कि भारत में कैबिनेट मंत्री का कार्यकाल क्या होता है, सामान्य रूप से 5 वर्ष। अल्पमत में सरकार आ जाएगी, अगले दिन जाना होगा। मंत्रिपरिषद जब रिजाइन देगी तो उनको भी जाना होगा। तो बिल्कुल यही दशा वहां के महान्यायवादी के साथ है, अटॉर्नी जनरल साहब बैठे हैं। अब भारत में आ जाइए, भारत में जो महान्यायवादी होता है वो इलेक्टेड बॉडी नहीं होता, वो चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता, लेकिन सारा व्यवहार उसका वैसा ही होता है जैसे वो चुना हुआ हो। बस खाली एक डिफरेंस है बेटा, ब्रिटेन और भारत के महान्यायवादी में, वो इलेक्टेड बॉडी होता है और हमारे यहाँ इलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड बॉडी होती है, उसको चुना जाता है, माने सेलेक्ट किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता वाले व्यक्ति में से किसी को महान्यायवादी बना दिया जाता है। बाकी सारी शर्तें वही हैं जो एक ब्रिटेन के मंत्री के साथ लागू होती, यानी सदन में जाएगा, बैठेगा, प्रश्न पूछेगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है इसलिए मतदान नहीं करेगा, वोटिंग नहीं कर सकता। अच्छा, कैबिनेट मंत्री को सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं विधियों से हटा दे जिन विधियों से बाकी लोगों को हटाया जाता है, ऐसा कुछ प्रावधान पड़ा है आपने? यानी कैबिनेट मंत्री को उन्हीं विधियों से हटाया जा सकता है जिन विधियों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अंड बंड जवाब न दें तो जाहिर सी बात है ढेर सारे बच्चे इसमें फंस गए। क्योंकि 2 कारण दिया, 2 कथन दिया था, दूसरे में यही उसने दिया था कि महान्यायवादी को उन्हीं विधियों से हटाया जा सकता है जिन विधियों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो अगर ब्रिटेन वाली जो कहानी मैंने सुनाया था वह दिमाग में रखते तो क्यों गलत होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तब तक अपने पद पे रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। व्यवहार यह है कि वह तब रिजाइन कर देता है जब मंत्रिपरिषद रिजाइन कर देती है। हाँ, लेकिन वो रिजाइन करने के लिए बाध्य भी नहीं है, वो चाहे तो ना भी करे। लेकिन व्यवहार में यही देखा जाता है कि महान्यायवादी वो तभी त्याग कर देता है जब सरकार चली जाती है, यानी सामान्य रूप से मान लें कि 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। अब ये सब ना बताएं बेटा तो आपसे क्या पूछा जाए बताइए? क्वेश्चन अभी देखा नहीं, टेस्ट हम लेंगे ना तो देखिएगा क्वेश्चन किसे कहते हैं। आपके साथ इतनी नरमी दिखाई गई, आपके साथ इतना सॉफ्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और ये सब भी ना बताएं बेटा आप तो काहे पीसेस बनेंगे आप? मुझे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखा संविधान का जिसमें ताकत हो, जिसमें दम हो। पहली महिला लोकसभा नहीं, ये तो लेखपाल और पेट की परीक्षा वाले क्वेश्चन है, ये सब पूछा जा रहा है। तो कुल मिला जुला के ठीक है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें तो होती ही हैं बेटा परीक्षा में जो पूछ ली जाती हैं। अभी मैंने पेपर के एनालिसिस नहीं किया, देख नहीं पाया हूँ पेपर पूरी तरह से, भी देखता हूँ। ज्योग्राफी वगैरह से क्या क्वेश्चन पूछे गए मेरी नज़र नहीं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे नज़र है, वो मैंने देखा। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि समसामयिकी करंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है, उस पर फोकस किए रहिएगा, वो थोड़ा घुस के पूछ रहा है। ये बेटा अब बजट आया था बेटा तो स्वाभाविक है बजट से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन अब ये है कि अर्थव्यवस्था से संपोषणी विकास पूछा, मैंने ये तो कोई एक इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन है कि आज के जमाने में कौन बच्चा है जो नहीं बताएगा कि सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं, संपोषणी विकास किसे कहते हैं, ये तो कोई भी बता देगा। मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिखा बेटा पेपर में, तो चूंकि वैकेंसी कम है तो मुझे लग रहा है थोड़ा मेरिट ऊपर जाएगी, यानी मेरिट थोड़ी ऊपर बढ़ेगी।
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, बारी आपकी भी आएगी, वक्त आपका भी आएगा। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना रहता है कि अगर आपने मेहनत किया है, आपने परिश्रम किया है, और कंपटीशन आसान हो या टफ हो, मुझे नहीं लगता बहुत फर्क पड़ता है। अच्छे बच्चों के लिए पेपर इजी आएगा तो मेरिट हाई होगी, पेपर मुश्किल आएगा मेरिट नीचे होगी। सिलेक्शन तो उसी का होगा जिसका होना है, यानी जिसने मेहनत किया है सिलेक्शन उसी का होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पेपर इजी आया है तो ऐसे लोगों का हो जाएगा जो कम मेहनत किया है, ये सवाल ही नहीं है। और पेपर मुश्किल आएगा तो ऐसे लोगों का नहीं होगा जिन्होंने मेहनत किया हो, सवाल ही नहीं है। फर्क पड़ता है खाली मेरिट का, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो मेहनत करिए बेटा, घबराइए नहीं। और एक बात कि कहीं कोई अच्छा संविधान पढ़ा आपने, भूगोल क्वेश्चन, क्या आपको लगा कि बड़ा रहस्यमय चीजें पूछी गई जिसके लिए आपको हिमालय की गुफा उफा में जाना था, 1.5 साल तपस्या? खुली किताब है यार, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है जो आपके सामने नहीं है, बस आप गड़बड़ा जा रहे हैं, आपको चीजें याद नहीं आ रही। तो एक बात तो तय हो गई, कहीं दिल्ली, लंदन और कैम्ब्रिज जाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो आपको बताया जा रहा है संभाल के रखिए, उसको मिस मत होने दीजिए। और मिस होने की अगर आदत होगी, भूलने की आदत होगी, तो धरती पे कहीं आपका भला नहीं होगा। उसको याद करते रहिए और महसूस करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। चलिए बेटा, हम आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत करते हैं। बाकी तो ऑनलाइन क्लास में सारे कुछ उपलब्ध थे ही, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मूल अधिकारों पे चर्चा होगी। तो थोड़ा सा कल मैंने बात किया था, तो आज फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि फंडामेंटल राइट है क्या और इसकी सोच क्या है। ढेर सारे बच्चों को ये लगता है कि, अच्छा एक चीज बताऊं, जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार थोड़े से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। मूल अधिकारों में 2 क्वेश्चन मुझे तो साफ साफ दिख रहा था। एक तो दिखा लेख जारी करने की अधिकारिता, और एक दिखा आपका जो मुझे लगता है अनुच्छेद 20 पूछ लिया, आर्टिकल 20 पूछा, अपराधी से दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अपराधों से दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 है, जिसमें मैंने 3 बात बताई थी। 3 बात कैसे भूल सकते हो आप? उसमें 3 ही चीज लिखी हुई है कि कोई भी विधि भूतकाल से जाके लागू नहीं होगी, किसी व्यक्ति को प्रवृत्त विधियों से दंडित किया जा सकता है, यानी जो विधि बनी है उसी विधि से उसको दंडित किया जा सकता है। यदि कोई नई विधि बनेगी तो उसको बैक डेट से जाके लागू नहीं किया जा सकता, ये पहली बात। दूसरी, एक अपराध के लिए एक बार दंडित कर सकते हैं। और तीसरा, किसी व्यक्ति को खुद गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये 3 बातें थी और यही तीनों पूछा। विकल्प में एक चौथा दे दिया था, वही आपको पकड़ना था। बहुत आसान पेपर था बेटा, कम से कम संविधान के दृष्टिकोण से। बाकी तो मैंने देखा नहीं, अब इतिहास क्वेश्चन कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे पता चला कि ये जो क्वेश्चन है, जो परीक्षा हुई है, वो थोड़ा तथ्यात्मक थी, थोड़ा फैक्चुअल थी। तो तथ्य भी पढ़ते रहिए। देखो एक बात बताएं, पढ़ाई को बर्डन मत बनाओ बेटा। जब पढ़ाई को बोझ बना लोगे ना, तो हाँफने लगोगे। इंजॉय करो पढ़ाई को, और पढ़ाई के साथ जीने का ढंग सीख लो। पढ़ते रहेंगे, जीते रहेंगे। और एक्स्ट्रा बर्डन ले लोगे तो बहुत लंबा समय तक दौड़ नहीं पाओगे। ये मैराथन दौड़ है बेटा, है ना? पानी वानी पीते रहिए, ठीक है, दौड़ते रहिए, अगल बगल वालों को भी देखते रहिए। बस रुकना नहीं है, दौड़ते रहना है, विजेता बन जाएंगे। और बहुत जोर से अगर दौड़ने की कोशिश किए, बहुत जल्दी दौड़ को खत्म करने की कोशिश किया, तो आप दौड़ के बाहर हो जाएंगे। अच्छा, जो सफल होते हैं आपको क्या लगता है, मैंने पढ़े वढ़े और फिर 2-4 महीने में ही टॉप हो कर लिया? नहीं बेटा, क्योंकि आपको सिर्फ सफलता दिखती है, वो पेपर में, मैगजीन में, यहाँ वहाँ आपको सिर्फ ये दिखता है कि कोई व्यक्ति सफल हो गया। जैसे मेरी बच्ची आसमा वकार, अब आएगी कुछ दिन बाद भी परीक्षा, वो भी दे रही थी परीक्षा। तो अब क्यों ना दे भाई, बढ़िया पद मिल जाए, एसडीएम उसडीएम हो जाए, तो काहे कोई कोशिश नहीं करेगा? तो बात करिएगा, आएगी तो आपसे हम बात कराएंगे।
इतना सब कुछ बेटा सहज नहीं होता। अब उसकी 41 रैंक लगी तो जिसको देखो उसी की परिचित है। अब एक हमारे परिचित मिल गए तो बताया, मोहम्मदन थे तो उन्होंने बताया मेरे रिश्तेदार है। हम कहा वो दुनिया के रिश्तेदार हो जाएगी। यही तो सफलता है। उसकी मेहनत कितनी लगी, उसका परिश्रम कितना लगा, उसका कमिटमेंट कितना था, ये किसको पता। ये तो खाली उस व्यक्ति को पता। बहुत मेहनत किया होगा बेटा, इसमें कोई शक नहीं, किया नहीं होगा, किया। तो मेहनत करिए बेटा, और ऐसा नहीं है, थोड़ा वक्त लग सकता है। हायर कंपटीशन में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। इसमें 3 चीजों की आवश्यकता है, आपकी मेहनत, आपका भाग्य और सही वक्त। ये तीनों चीजें जब एक साथ होंगी बेटा, आप कभी सफल हो गए। कभी कभी बहुत मेहनत करने से भी लोग सफल नहीं होते। जो मैंने देखा है वो, आपका उत्साह मैं नहीं घटा रहा हूं बेटा, सत्य है, उसे साक्षात्कार करा रहा हूं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, सही वक्त आ जाता है, सही समय आ जाता है, परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, हो जाता है। कुछ साल पहले तक लॉटिंग का चक्कर था, स्केलिंग का चक्कर था। भाई किसकी स्केलिंग में चला गया, किसकी स्केलिंग नहीं गया, किसका नंबर बढ़ गया, किसका नंबर घट गया, वो भी फायदा नुकसान हो जाता था। तो अभी तो ऑप्शन खत्म कर दिया गया है, तो बहुत इशू नहीं है, बहुत परेशानी नहीं है। वो झंझट, वो बड़ा बड़ा झंझट था बेटा। अब एक चीज बताओ कि ढेर सारे ऑप्शन सब्जेक्ट मेंस में, हर ऑप्शन सब्जेक्ट का नेचर एक ही जैसा होता है। इतिहास भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, फलाना है, ढिमाका है। तो हर ऑप्शन में मार्किंग एक ही जैसी होती है? टीचर एक ही जैसा नंबर देता है? नहीं देता भाई। एक ही ऑप्शनल में अगर 4 टीचरों को कॉपी मिल जाए तो चारों टीचर की मार्किंग का तरीका अलग अलग होता है। हर टीचर अपने ढंग से सोचता है। अब अच्छे वाले टीचर के पास कॉपी गई कि किसके पास गई है तो आपका भाग्य जाने। अगर अच्छे टीचर के लॉट में कॉपी चली गई तो नंबर बढ़ा के दे रहा है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बुरे टीचर के पास गया तो रगड़ देगा आपको। तो बहुत कुछ है बेटा, तो उसको तो थोड़ा सा कम किया गया। जब ऑप्शन को हटा दिया गया तो अब वो झंझट तो कम से कम नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए पेपर तो कॉमन हो गया। अरे भाई, एक एक बच्चे के लिए पीसीएस की परीक्षा, मुख्य परीक्षा कॉमन हो गई, यानी एवरीथिंग इज कंपलसरी। अब यहाँ ऑप्शनल ऑप्शन जैसा कोई चीज तो है नहीं। 4 जीएस का पेपर आपको देना ही होगा सबको, यूपी स्पेशल सबको देना ही होगा, निबंध सबको देना ही होगा, और सामान्य हिंदी सबको देनी ही होगी। पहले ऑप्शन सबका अलग अलग हो जाता था, और इसके पहले तो 2-2 ऑप्शन थे। सोचो क्या कहानी हो जाती होगी। तो कुल मिला जुला के बेटा वक्त आपका आएगा तो हो ही जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं, अभी बेहतर ढंग से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ऑप्शन सब्जेक्ट को हल्के मत लेना बेटा, तबाह कर देते थे। साल 1.5 साल तो कम से कम लग जाता था ऑप्शन को पढ़ने में और मेच्योरिटी लाने में। वो समय आपका बच गया। यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही होगा, लेकिन यूपी स्पेशल उतना हैक्टिक नहीं है जितना हैक्टिक ऑप्शन होता था। अरे ऑप्शन में बेटा किसी भी लेवल पे जाके पढ़ना होता था, किसी भी गहराई में जाके पढ़ना होता था, और ऑप्शन में मेच्योरिटी और लिखने का तरीका और एक सीखने में 1-2 साल लग जाता था। वो सब खत्म हुआ कहानी। मेंस भी समझो प्रीलिम्स हो गया। बस अंतर ये कि यहाँ आपको ढेर सारे विकल्पों में से चुनना है, वहां सिर्फ आपको लिखना है। नहीं, काहे नहीं लिख लोगे? क्यों नहीं लिखोगे आप? आपसे पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट का हमारे संविधान पे कहां तक प्रभाव पड़ा, 50 शब्दों में लिखो। नहीं लिख लोगे? तो प्री और मेंस में हम तो जाहिर सी बात है इसलिए कोशिश करते हैं कि आपको जो पढ़ाया जाए फिर मेंस में अलग से कोई बर्डन आपके ऊपर ना आए। बस इन्हीं चीजों को आप लिख डालिए। 50 शब्द होगा, 100 शब्द होगा, 250 शब्द होगा, इससे ज्यादा का क्वेश्चन आता नहीं। 250 शब्द का आएगा तो ऐसे आ जाएगा कि क्राउन के शासन के समय जो अधिनियम आए उसका हमारे संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा, टिप्पणी लिखी। तो हर अधिनियम पे थोड़ा थोड़ा फोकस करते हुए लिखना, यही सब करना। घबराइए नहीं बेटा। अब बात करते हैं बेटा, जिस टॉपिक की शुरुआत थी उस पर चर्चा करते हैं। और रटिए मत, बार बार हम कह रहे हैं रटने वाला कैसे क्वेश्चन आया था? एक तो आया था हाँ, वो अनुच्छेद 324 में क्या है, 280 में क्या है,
वो भी सब मिला के, और मुझे लगता है कि ऐसा आया था जिसका किसी का गलत नहीं हुआ होगा। कुछ अनर्गल आर्टिकल नहीं पूछे गए, अनबंड अनुच्छेद नहीं, तो अनुच्छेद ही पूछने पे आमादा होता तो ऐसे ऐसे अनुच्छेद हैं आप गलत कर देते। लेकिन जाहिर सी बात है, घबराइए नहीं। ये क्या है बेटा फंडामेंटल राइट, कल बहुत विस्तार से हमने बात किया था, तो हमारे एक ही मित्र उपलब्ध थे, तो सोच रहे हैं हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं बेटा, आपका रिवीजन हो जाएगा, नए बच्चों का तैयारी हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द जो डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा, लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें फंडामेंटल राइट होते हैं। तो ये क्या है फंडामेंटल राइट, क्या है मूल अधिकार, उसको जरा समझना। एक चीज बताइए, हम एक व्यक्ति के रूप में धरती पे पैदा हुए, अब ये तो हमारा भाग्य कि हम भारत में पैदा हुए, हम अफगानिस्तान में भी पैदा हो सकते थे, हम धरती के किसी देश में पैदा हो सकते थे, लेकिन हम कुल मिला के मनुष्य तो हैं ना। तो मनुष्य के रूप में हमारे कुछ तो अधिकार होंगे ना। अरे भाई देखो, हमको हंसने का अधिकार कम से कम दे दीजिए, हमको रोने का अधिकार दे दीजिए, और अगर आप उत्तर कोरिया में पैदा हो गए तो मुझे लगता है ये भी अधिकार आपसे ले लेते हैं। अब वो फंक्शन आयोजित करते हैं जिसमें हंसना रहता है, आपको हंसिए। राजस्थान में भी रोने की हाँ, रुदाली उदाली वाला सिस्टम है, तो वो तो खैर दे आर प्रोफेशनल। मूवी भी एक आई थी रुदाली पे, तो रुदाली एक समूह होता है महिलाओं का, जो आपके घर में कोई दुख की स्थिति है तो उनको हायर कर लीजिए, वो दहाड़े मार मार के रोएंगे कि पूरा मोहल्ला एकदम सख्ते में आ जाएगा कि भाई हाँ कुछ हुआ। घर वाले नहीं रो पाएंगे वैसा जैसा वो रोते हैं। अच्छा, खुशी मनाने वाले नहीं हैं? हाँ, काहे नहीं। आपके घर में शादी विवाह हो जाए, देखो तरह तरह के जीव जंतु आपके घर में आ जाए, ढोलक नगाड़े को जाते हुए, बच्चा उच्चा पैदा हो जाए तो खास वर्ग जरूर चलाएगा। आप खुशी मनाए ना मनाए, वो जरूर खुशी मनाने आ जाएंगे। तो ये तो है ही है, एक बेसिक नेचर है हम लोगों का बेटा कि कुछ चीजें हमको एक मनुष्य के रूप में मिलनी ही चाहिए। तो थोड़ा समझना है बेटा इसको, बाकी तथ्यात्मक चीजें कोई मुश्किल नहीं है, निपटा देंगे हम, कोई परेशानी नहीं है। एक चीज बताइए, एक मनुष्य के रूप में हम धरती के किसी भाग में पैदा हों, एक ह्यूमन के रूप में, तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हमको अधिकार मिलना ही चाहिए। उसकी संवैधानिक व्यवस्था कुछ भी हो, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कुछ भी हो, एक मनुष्य के नाते हमें तो कुछ अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हमको कैसे जीना है उस पर कोई नियंत्रण ना करे, हमको कपड़े क्या पहनना है उस पर कोई नियंत्रण ना करे, माने जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको कोई बहुत ज्यादा नियंत्रित ना करे। हाँ, नैतिकता के आधार पर कुछ चीजों को कुछ देश नियंत्रित करते हैं। जैसे भारत में आप देखो, बहुत सी चीजें प्रतिबंधित हैं जो नैतिकता से जुड़ी हुई हैं। यूरोप वगैरह में नहीं प्रतिबंधित है, क्योंकि उनकी नैतिकता का मापदंड अलग है। जो चीजें हमारे यहाँ क्राइम की श्रेणी में आती हैं, उनके यहाँ वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आती, उनको अपराध नहीं मानते। तो हर देश का अपना अपना तो हो ही सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन तो बेटा खींचनी ही पड़ेगी ना, कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य के रूप में होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, कोई देश संविधान जब बनाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारे लोग एक साथ जुड़ जाएं और कहें भैया सब लोग क्या क्या लिख रहे हो जरा कॉमन, ऐसा कुछ नहीं। हर देश अपना संविधान बनाता, अपना बुद्धि विवेक से बनाता। अब जरा समझिए कि एक मनुष्य के रूप में, माने ह्यूमन के रूप में, यानी मनुष्य के रूप में आप धरती पे जन्म लेते हैं तो कुछ अधिकार आपको पास होना ही चाहिए। कोई देश दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन एज ए ह्यूमन आपके पास कुछ अधिकार तो होने ही चाहिए। तो जो अधिकार एज ए ह्यूमन होते हैं उसे हम फंडामेंटल राइट नहीं कहते, उसे हम, हाँ जी, उसे हम ह्यूमन राइट कहते हैं, मानवाधिकार। एक बात ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार के पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं होती, मानवाधिकार के पास कोई लीगल पावर नहीं होता, मानवाधिकार के पास एक नैतिक शक्ति होती है, नैतिक बल होता है। जैसे आपके पास है ना कि बड़ों का आदर करें, माँ बाप की इज्जत करें, उनकी बातों को सुने, ये क्या है? नैतिकता है, एथिक्स है, कोई वैधानिकता थोड़ी है।
समाज में प्रचलित है कि बड़ों की बात को माना जाना चाहिए, ना माने, नहीं ही मान रहे, बहुत ढेर सारे बच्चे नहीं मान रहे, तो इस पे कोई वैधानिक कार्रवाई तो नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि नैतिकता ये डिमांड करती है कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो मानवाधिकार जो है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एक नैतिकता है। क्यों? क्योंकि ये जो जारी किया गया वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी किया गया, जो चर्चा आपसे हम कर चुके हैं। ये 1948 में जारी किया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्लियर है बेटा? जिसमें 30 आर्टिकल थे, पढ़ने का मन होगा तो नेट पे उपलब्ध है, देख लीजिएगा, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब समस्या ये है कि ठीक है साहब, एक मनुष्य के रूप में हम धरती पे पैदा होते हैं तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन आप तो देख रहे हो कि क्या ना खाएं इस पे भी चर्चा होती है कि आप ये ना खाएं भाई, वो ना खाएं, आप धर्म के अनुसार सब डिमोर्केटेड है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, खाने पीने पे हस्तक्षेप ना करें, इसको जो खाना पीना है खाए पिए। 12, अब जरा देखें ये फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में क्या रिलेशन है। थोड़ा सा ये देखने की आवश्यकता है कि मूल अधिकार और मानवाधिकार में क्या डिफरेंस है, यानी फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीज। अब ध्यान रखिए, एक मनुष्य के रूप में हम धरती पे पैदा हुए, हमें कुछ अधिकार चाहिए, लेकिन एक देश की भौगोलिक सीमा और राजनीतिक सीमा में जो आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से वो देश फैसला करेगा कि आपको कौन कौन से अधिकार हम दें और कौन कौन से अधिकार न दें। बोल नहीं रहा बेटा? वो देश किस आधार पर फैसला करता है? कोई देश जैसे अफगानिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, रशिया है, यूएसए है, दुनिया के तमाम देश हैं, जो ये देश फैसला करेंगे कि आपके कौन कौन से अधिकार देने चाहिए, कौन कौन से अधिकार आपको नहीं देने चाहिए। तो हर देश ये फैसला कुछ चीजों को ध्यान में रख के करता है कि राष्ट्र का हित और आपका हित संतुलन में रहे। ऐसा नहीं है कि आपके हित के चक्कर में राष्ट्र का हित प्रभावित हो जाए या राष्ट्र के हित की अतिशयता में आपका हित न प्रभावित हो जाए। तो इसके बीच का एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है कि इसमें आप भी संतुष्ट रहें और राष्ट्र का हित न होने पाए। इसको ध्यान में रख के जो अधिकार दिए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट नहीं कहते। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, कुछ देशों का फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट के बहुत करीब है। जैसे भारत का भी आप देखोगे फंडामेंटल राइट तो मानवाधिकार के बहुत करीब है, लेकिन पूरा मानवाधिकार नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ये सब पैदा क्यों हुआ बेटा, हम मनुष्यों ने क्यों सोचा, बहुत जरूरी है इसको समझना। राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, थोड़ा सा इस पे तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा। राजतंत्र की परेशानी ये थी कि राजा कौन होगा इस पे हमारा निर्णय नहीं था। राजा हमारे भाग्य वाला था कि अगर हमारा भाग ठीक है तो राजा अच्छा होगा, दुर्भाग्यशाली है तो बढ़िया राजा मिलेगा, मोहम्मद शाह रंगीला जैसा, है ना? तो नाम ही उसका रख दिया गया बढ़िया। हाँ, अच्छे राजा भी होते थे भाई, सड़क पे कोई जा रहा है किसी को उठा लेंगे, उठा ही लेते थे। अरे भाई, अगर आप इतिहास में जाके देखें तो जो ये मुगल काल वगैरह आया, इसके बाद पर्दा प्रथा बहुत तेजी से बढ़ी। वजह सिर्फ यही थी कि आतताई, नालायक और व्याभिचारी लोग थे, सड़क पे चलते हुए किसी को देखा उठा लिया, तो पर्दा प्रथा होगी, देख ही ना पाए। शुरुआत तो उन्होंने किया। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा राजा है, जो इच्छा कर ले साहब सब उन्हीं का है। राजा अच्छा कर रहा है तो आपका भला, नहीं कर रहा है तो आपका भला। तो ये व्यवस्था तो ठीक नहीं थी। इसका अभिप्राय ये नहीं कि अच्छे राजा नहीं आए, नैतिकता से बंधे हुए राजा भी होते थे। तो ये फिर हम लोगों ने सोचा, और ये सोचने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो फ्रांस के एक विचारक थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने सबसे पहले ये विचार किया कि यार हम लोग अपने भाग्य पर ही जिएंगे कि कुछ अपने बल पे जिएंगे। जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, हमारा राजा कौन होगा
ये फैसला हम करेंगे, सोच के, समझ के, विचार करके, तर्क से, विवेक से हम जो फैसला करेंगे कि हमारा राजा वो होगा, तो संभावना है कि वो राजा ठीक होगा। तब हम लोगों ने लोकतंत्र का विकास किया। दूसरा कि ये कहा कि देखो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक जगह होनी चाहिए, तो शक्ति के पार्थक्य का सिद्धांत दिया। ये भी आपसे पूछा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत किसने दिया, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया कि सब अलग अलग रहें और एक दूसरे को नियंत्रित करें, एक दूसरे से नियंत्रित हों। अच्छा एक चीज बताइए, हमारी जो न्यायपालिका है वो विधायिका को नियंत्रित नहीं करती, हमारी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं करती, क्या कार्यपालिका न्यायपालिका को नियंत्रित नहीं करती? अब कब कर ले कब ना कर ले मैं तो कोई कमेंट नहीं करूंगा भाई, लेकिन ये सब है पाकिस्तान में क्या हालचाल चल रहा है आप देख ही रहे हो। एलिगेशन लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इमरान खान ने मैनेज कर लिया, ये तो अलग चीज है बेटा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था बेटा कि हर स्थिति परिस्थिति के बाद जो डेमोक्रेसी हम लोगों के पास आई उसमें शक्ति किसको दे दी गई? जनता को दे दी गई। कहा गया कि जो जिनके ऊपर शासन आपको करना है शक्ति उन्हीं के पास होगी। तो जिनके पास आपने शक्ति दे दिया तो उनको भी मोहताज मत कर दो भाई शक्ति का। जनता को शक्ति दे दिया, अब जनता अपनी शक्ति का प्रयोग तो कर सकती है, लेकिन पूरी जनता शासन अकेले कैसे कर सकती है? अरे भाई 140 करोड़ लोग शासन कर लेंगे एक साथ? करवा के देख लो, मार पिटाई लड़ाई झगड़ा मना सब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जनता अपने ऊपर शासन करेगी खुद, लेकिन वो ऐसा शासन अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करेगी। क्लियर है? अर्थात जनता निर्धारित करे कि कितने लोग अपनी शक्ति एक आदमी को देना चाहते हैं, तो हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जब हम अपने विधायक को चुनते हैं तो 5-7 लाख 8 लाख लोग अपनी शक्ति एक विधायक को देते हैं, और विधायक जब विधानसभा में जाके बोलता है तो अकेले नहीं बोलता, 10 लाख लोगों की आवाज है वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसकी पीठ ठोक के भेजा है, जाओ और जाके दहाड़ो और तुम्हारी हर बात हमारी बात मानी जाएगी। मानी ही जाती है। क्या संसद पूरा भारत नहीं है? क्या जो हमारी लोकसभा है वो पूरा का पूरा भारत है कि नहीं? आप खुद ही बताइए, है ना बेटा? तो अगर संसद कुछ कहती है, लोकसभा कुछ कहती है, तो सैद्धांतिक रूप से ये मान लिया जाएगा कि पूरे भारत ने कहा। इसीलिए जब बहुमत से लोकसभा हाँ कहती है तो मान लिया जाता है कि भारत ने बहुमत से हाँ कहा। बोल नहीं रहे बेटा, इस तरह से शासन हो सकता है। अब सबसे बड़ी परेशानी हो गई कि जिसके पास सारी शक्ति थी उसने तो अपनी शक्ति दे दिया, सरकारों का गठन हो गया, सारी शक्ति सरकार के पास चली गई। सरकार जनता की इन्हीं शक्तियों का जाने अनजाने जनता के ऊपर दुरुपयोग करना शुरू कर दे तो फिर जनता को कौन बचाएगा? नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरे साथ एक आदमी चल रहा है जिसको मैंने अपनी बंदूक दे दी और ये कह के दिया कि भैया जी मेरी हिफाजत करिएगा, कहीं कुछ खतरा उतरा आएगा तो आप समझिएगा। उसने कहा एकदम निश्चिंत रहिए सर। और किसी के मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, और वो बस इंतजार तो कर रहे हैं कि कहीं सुनसान जगह पे मिल जाए, और मिल गए हम कहीं, खुद ही निपटा दिया। तो मेरी शक्ति का मेरे ऊपर ही दुरुपयोग हो गया। ये तो मामला है ना खतरनाक। इसलिए बंदूक बंदूक बहुत सोच समझ के देना चाहिए किसी को, है ना? इंदिरा जी को उनके सुरक्षा गार्डों ने मार दिया, जिनको हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई थी उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या कर दी। तो ऐसी दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए? तो मूल अधिकार इसीलिए है बेटा कि जनता ने अपनी सारी शक्ति किसी को दे दी, अब उस शक्ति का जनता के ऊपर ही प्रयोग करना है, क्योंकि सत्ता जो है ना बेटा वो प्रत्यायोजन से नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, तो देख लो बेटा तो समझ पाओगे आप जो हमारे यहाँ शासन होता है वो कैसे होता है। थोड़ा सा देखिए तो आपको क्लियर होगा फंडामेंटल राइट के बारे में।
जैसे एक हम लोगों के शीर्ष पे बैठी होती है राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका तो समझते हैं, चर्चा हो चुकी है। शीर्ष पे बैठे होते हैं कौन बेटा? पीएम। अब मंत्रिपरिषद मैंने सब समझ लेना, वो सब बताने की आवश्यकता नहीं है। और नीचे क्या है बेटा? जनता। तो जनता से प्रधानमंत्री तक का रिश्ता है। प्रधानमंत्री बिना जनता की अनुमति के कोई बन नहीं सकता। तो जनता क्या करती है? अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित करती है। कैसे करती है वो आपको पता है, निर्वाचन के माध्यम से करती है। हाँ, इस देश में प्रधानमंत्री का निर्वाचन सीधे नहीं होता। जनता सांसद को चुनेगी। बोल नहीं रहे बेटा? सांसद लोग आपस में फैसला करें कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मंत्री। तो ये क्या हो रहा है बेटा? प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। जरा इसको समझिए बेटा कुछ। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत हो बेटा आप हमसे बात करिए। जिस लेवल पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं उस लेवल पे जाके आपको समझना पड़ेगा। उसमें अगर कहीं गतिरोध हो रहा हो तो बात करिए। दूसरा कि यहां कोई समय सीमा नहीं है बेटा। संविधान शुरू किया है ना, ताबूत की आखिरी कील ठोकेंगे, वक्त की बात है। समय लगेगा, फिनिश करेंगे। लेकिन हमारी फिनिश करना औपचारिकता नहीं होनी चाहिए कि जब हम यहां से बाहर निकलें तो संविधान के तथ्यात्मक चीजों पे भी नजर हो और संविधान की एक समझ हो कि संविधान क्या चीज है। क्योंकि हायर कंपटीशन में डिमांड इसी की होती है कि आपको उस विषय की समझ हो। और संविधान एक ऐसा विषय है बेटा जो इंटरव्यू तक नहीं बचेंगे आप। और इंटरव्यू में पता लगा ही लेंगे कि रट वट के इधर उधर से मैनेज किया है कि सही में इसको आता है। इसलिए सतर्क होकर बेटा सावधानी से पढ़िए। जनता निर्वाचन के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा? निर्वाचन के माध्यम से अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर देती है सरकार को। सरकार माने हम पीएम कह रहे हैं, पीएम माने सरकार समझिएगा। अब जाहिर सी बात है ये सारी शक्ति पहुंच गई किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री शक्ति लेके क्या करेंगे? मुरब्बा बनाएंगे, अचार बनाएंगे, क्या करेंगे? अरे जाहिर सी बात है उसी शक्ति का जनता पे अभ्यास करेंगे। जनता पे उसी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा शासित करने के लिए। तो शक्ति फिर आती है वापस जनता के ऊपर। हाँ या ना? जो शक्ति यहां गई वही शक्ति वापस आती है जनता के ऊपर। और बड़ी मजेदार बात है कि जाती भी प्रत्यायोजन से है और आती भी प्रत्यायोजन से है। कैसे आती है थोड़ा उसको समझ लीजिए। तो हम मूल अधिकार, या मूल अधिकार पढ़ने की बहुत जल्दी हो तो बताओ, आधा घंटा लगेगा, मूल अधिकार निपटा लेंगे। नहीं नहीं, थोड़ा समझिए। अब ये क्या है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? राजनैतिक कार्यपालिका। क्या कहते हैं बेटा? राजनैतिक कार्यपालिका। तो प्रधानमंत्री क्या है बेटा? राजनैतिक कार्यपालिका है ना? क्योंकि वो दो चीज है, वो विधायिका का भी अंग है और कार्यपालिका का मुखिया भी है। वो सदन में बैठेगा तो संसद का सदस्य है, पीएमओ में बैठेगा तो इस देश की कार्यपालिका का सब कुछ है वो, है ना बेटा? अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अकेले अपनी शक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, संभव नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे? कुछ मंत्री नियुक्त करेंगे जिसको कैबिनेट मंत्री कहेंगे। ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री भी राजनीतिक कार्यपालिका ही होते हैं क्योंकि जनता इनको चुनती है और इनको कार्यपालिका की शक्ति दे। अरे गृह मंत्री से बड़ा अधिकारी कौन है भाई? वो हर आईएएस का बाप है। इस पूरे देश में जितने आईएएस हैं सबका अब्बा है वो। इस देश में जितने आईपीएस है ना सबका बाप है वो। आप एक तो आईपीएस बनते हो, बड़ा इतराते हो, वो मुझे लगता है कई हजार आईपीएस अकेले है कि नहीं है? लेकिन वो परीक्षा से नहीं हुआ है, उसको जनता ने चुना है। तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपने सत्ता का अभ्यास करेंगे। तो वो अभ्यास कैसे करेंगे?
विभागों के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा? विभागों, डिपार्टमेंट के माध्यम से। इसीलिए हर विभाग के ऊपर बैठे होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्री लोग बैठे होते हैं। लेकिन हर काम मंत्री लोग निपटा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके बस का नहीं होता। तो मंत्रियों की अधीनता में कौन काम करता है बेटा? राजनैतिक कार्यपालिका नहीं काम कर पाती, इसको कहा जाता है अराजनैतिक कार्यपालिका। थोड़ा देख लो, कई बार बता चुके हैं। जो कार्यपालिका होती है ना बेटा, उसका थोड़ा डिजाइन देख लो। ये ऊपर से लेके नीचे तक कार्यपालिका है। और एक ही चीज बार बार ना बताना पड़े बेटा, जब एक बार हो जाए तो उसको क्लियर करो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, एक ही चीज पे हम बार बार रह जाएंगे तो दिक्कत होगी। ये कुछ जो कार्यपालिका है ऊपर की, टॉप, इसको हम लोग कहते हैं राजनैतिक कार्यपालिका। क्या कहते हैं बेटा? कार्यपालिका तो लिख ही दिया है, राजनीतिक कार्यपालिका। इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। 5 साल के लिए आए, पता चले 2 ही साल में विदाई समारोह हो गया, 6 ही महीने में हो गया, कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनको अस्थायी कार्यपालिका नहीं कहते, ये राजनीतिक कार्यपालिका है। अधिक से अधिक 5 साल एक बार में, फिर अगली बार में जनता ने आशीर्वाद दिया तो फिर 5 साल, अब आशीर्वाद मांगने आएंगे लोग, ठीक है, अगले साल। लेकिन अब इनके नीचे भी तो लोग होंगे ना बेटा, ये, इसको हम लोग कहते हैं अराजनैतिक कार्यपालिका। क्या कहते हैं बेटा? अराजनैतिक। और इसे कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। इनकी क्या खास बात? सरकारें आए जाएं, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जहां हैं वहीं बने रहेंगे, इनके पद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका चुनाव नहीं होता, ये योग्यता के बूते पे अपना नियुक्ति लेते हैं, है ना बेटा? इनका चुनाव होता है। अब जाहिर सी बात है कि सारी शक्ति तो इन लोगों के पास चली आई। अब ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए बिना इनको शक्ति दिए ये शासन कर ही नहीं सकते, तो शक्ति को प्रत्यायोजित करते हैं, विकेंद्रीकृत नहीं करते, प्रत्यायोजित करते हैं, देते हैं। गृह मंत्री फैसला करेगा कौन सा आईपीएस क्या करेगा, कौन सा आईपीएस सीबीआई का निदेशक बनेगा। अभी आपने देखा ना, सीबीआई के डायरेक्टर बना दिए गए मैसूर कैडर के आईपीएस से। ये फैसला कौन किया होगा? गृह मंत्रालय किया होगा। क्लियर है बेटा? तो क्या किया उसने? शक्ति को दिया उनको, ये काम तुम संभालना। अब धीरे धीरे ये सत्ता यहां तक आती है। तो आप गौर से देखो कि डीएम के पास जो पावर है, एसपी के पास जो पावर है, वो वास्तव में आप ही का पावर है, आप ही की शक्ति है, जो ऐसे जाके ऐसे आई है। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, डीएम और एसपी सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। कुछ बना बिगाड़ लोगे एसपी डीएम का, जाइए डीएम साहब के कार्यालय में और कहिए कि देखिए डीएम साहब, जो आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वो मेरी शक्ति है। तो पहले तो कहेंगे भैया मानसिक दशा ठीक है आपकी, ये गड़बड़ा गए हो, और जरा भी उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश किया वहीं से गिरफ्तार होंगे आप, वहीं से जाएंगे जेल। कुछ बना बिगाड़ लेंगे डीएम एसपी का, सस्पेंड कर दोगे, बर्खास्त कर दोगे? नहीं, कर तो नहीं देंगे, करवा देंगे। जानते हो किससे? इनसे। इनको हमने चुना है ना, बोल नहीं रहे हो बेटा, तो इनको डराएंगे, और जब इनको डराएंगे तो ये इनको डरा देंगे। यहीं सड़क पे झंडा बैनर लेके बैठ जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहेंगे। अब इसे डरेगा कौन? एसपी। अरे भाई वो अभी पीएससी बसी भेजेगा, 1 मिनट में नजर आओगे नहीं, तो उससे कौन डरेगा? उससे मंत्री लोग डरेंगे। ये 2024 में चुनाव होने वाला, हरवाओगे क्या? है ना? जनता अगर नाराज हो रही होगी तो इनका तो बेचैनी बढ़ती है। तब ये बात करते हैं अपने अधिकारियों से कि नालायक क्या कर रहे हो वहां पे,
जनता नाराज है। जाओ प्यार से बात करो, समझाओ। मानते हैं तो ठीक है, नहीं हम आते हैं समझाते हैं। तो क्या हो रहा है, लोकतंत्र में अधिकारियों पर जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन मंत्री के माध्यम से हम उनके ऊपर नियंत्रण बना लेते हैं। क्लियर है बेटा? लेकिन कुल मिला जुला के शक्ति तो गई ना यहां। और मान लीजिए कि किसी की मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाए, कुछ भी हो जाए, वो कहते चलो अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, नहीं रहेंगे सक्रिय राजनीति में, लेकिन 5 साल में आदमी बना के जाएंगे, तो क्या कर लोगे? इसलिए लोकतंत्र में कहा गया है कि जनता चूंकि शक्ति का स्रोत है, जनता अपनी सारी शक्ति दे देती है, उन्हीं शक्तियों का जनता पे दुरुपयोग हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, अगर गृह मंत्रालय से एक फरमान आ जाए पुलिस विभाग को या किसी विभाग को कि फलाने को उसके घर से जाके उठाओ, क्या यह पुलिस विभाग इस बात पे विचार करेगा कि ये करना उचित है कि उचित नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो आदेश का पालन करेगा। कहा जाएगा कि गाड़ी पलटनी है तो गाड़ी पलटेगी। अब ये सब तो माने भाग्य का मामला है, लेकिन भाग्य का भी निर्माण होता है। रास्ते में गाड़ी पलटनी होगी, गाड़ी पलट जाती है। तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है। जैसा राजनीतिक कार्यपालिका कहेगी वैसे ही अराजनीतिक पालिका करेगी। और अराजनीतिक कार्यपालिका को कहा जाता है दे आर जस्ट लाइक अ लोडेड गन। ये भरी हुई बंदूक जैसे होते हैं, ठीक है? बंदूक के पास अपना विवेक होता है, ना बंदूक के पास अपनी बुद्धि होती है। बंदूक बस एक ही काम जानती है, ट्रिगर दबाओगे गोली चलेगी, सामने कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता। और ट्रिगर कौन दबाएगा आप समझ रहे हो। तो पूरी की पूरी जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसको कहा जाता है दे आर जस्ट लाइक अ मशीन। ये मशीन जैसे हैं, ऑपरेट करने वाले के आदेश का पालन करेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता कि ऑपरेट कौन कर रहा है। कोई ऑपरेट करे, जो ऑपरेट करने जानता है वो ऑपरेट करे, हम उसके आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। और ऑपरेट करने वाले की मनसा अगर खराब हो गई बेटा तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो लोकतंत्र में बेटा इसीलिए मूल अधिकारों को जन्म दिया गया कि कम से कम जनता के कुछ अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए, जनता के कुछ अधिकारों को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। क्लियर हुआ बेटा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए मूल अधिकारों का सृजन किया गया। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि ये सब शुरू कहां से हो गया। वो कौन प्रबुद्ध थे जिनके मन में ये सब विचार आ गया भाई कि मनुष्य के रूप में हमारे पास अधिकार होने चाहिए। आप मुझे बताइए, हजारों साल तक हम राजतंत्र में जिए। अरे भाई जिए ना, हजारों हजार साल तक हम राजतंत्र में रहे ना, ये सुंदर विचार आया ही नहीं किसी के मन में। एक ने कहा कि अभी तो जंगल से निकल के आए थे। देखो, पिता अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगा इसके लिए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रिश्ता नैसर्गिक है। मां अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगी इसको कानून के अधीन नहीं होना चाहिए। मां अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगी उसको स्वाभाविक होने दीजिए, वो अच्छा ही बर्ताव होगा। तो राजतंत्र में ऐसा क्यों नहीं था बेटा? उसके पीछे कारण था कि हम लोगों के यहाँ जो राजतंत्र था ना बेटा, उसकी एक परंपरा थी। उसके आधार बनाए जाते बेटा, बेस बनाए जाते हैं। तो पहले संवैधानिक सरकारें तो होती नहीं थी, तो मान के चलें कि नैतिकता के आधार पर सब नियंत्रण होता था। राजा के बारे में कहा जाता था राजा आप हमारे पिता जैसे हैं, और राजा को बार बार ये महसूस कराया जाता था कि प्रजा आपके पुत्र के जैसा है। तो पिता और पुत्र के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता रहे, तो किसी कानून और किसी विधि की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारे यहाँ जो शासन हुआ करता था बेटा वो इस आधार पे होता था, और राजा से कहा जाता था कि अपने प्राणों की आहुति दे देंगे आप जनता की भलाई के लिए, और राजा ऐसा करता भी था। प्रजा से भी उम्मीद की जाती थी कि राजा के किसी आदेश को सर झुका के मानना है, आपको विचार ही नहीं करना है वो आदेश क्या है। और जाहिर सी बात है कि अगर राजा पिता जैसा है तो कोई अनर्गल आदेश तो देगा नहीं।
वो अपने पुत्र के लिए। तो हमारे यहाँ तो व्यवस्था ऐसे चली, फर्स्ट क्लास चलती रही, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, दोनों तरफ बड़ा अच्छा अच्छा था। लेकिन गड़बड़ी तो तब होने लगी ना बेटा, देखो कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, जब ये महसूस होने लगे कि आप अपने जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, उनका दुरुपयोग कर सकते हैं, मनमाना कर सकते हैं, तब ना कानून की आवश्यकता। इस देश में सारे लोग अच्छे हो जाएं तो कम से कम इस देश में कोर्ट और पुलिस की तो कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये तो कल्पना की बात है, ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए हमेशा दोनों रहेंगे। अपराध यूपी में कम हो गया, पुलिस विभाग को खत्म कर दिया जाए तो गाड़ी कैसे पलटेगी? तो नहीं, जरूरी है, उनको जरूरत पड़ने पे सब होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि मूल अधिकार एक सुरक्षा है, किसकी? नागरिकों की, व्यक्तियों की, ताकि सरकारें अपने अधिकारों का दुरुपयोग जनता के ऊपर ना कर पाए। अब इससे एक बात समझ में आ रही है कि शायद सरकार जनता के दुश्मन है। गलत सोच रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। एक कानून तो बना ही देना चाहिए कि पिता अपने बच्चों के साथ डांट डपट कर सकता है, मारपीट कर सकता है, करता ही है। और पिता एक अपनी नैतिकता बना के रखा है कि जब ये छोटे रहेंगे तो पीटेंगे इनको, और जैसे इससे बड़े होंगे, नाना बड़ा हो गया, अब इसके साथ इस तरह का कोई बिहेव नहीं करना है, कानून में लिखा है। लगभग 99.9% पिता इस नियम का पालन करते हैं ना, कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो भले थोड़ी डांट डपट कर लें, लेकिन बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनके साथ डांट डपट करना वो पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है सिंसियर हो गए, वो उचित नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? इस पे कानून बना दीजिए, कानून की क्या जरूरत थी? ये तो स्वाभाविक ही है ना। कानून बना दीजिए कि एक पिता अपने बच्चे की हत्या नहीं करेगा। कौन पिता अपने बच्चे की हत्या करता है? इसमें कानून की क्या जरूरत है? कोई पिता अपनी जान दे देगा, अपने बच्चे की जान नहीं जाने देगा, किसी हालत में अपने जीते जी। लेकिन अब इसमें कानून बनाने लगो, बच्चे को डांटना नहीं है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये यूरोप में चलेगा, भारत में ऐसी किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। यहां तो सब होने दीजिए ना। और जहां जहां हम लोगों ने विधि को इन्वॉल्व किया ना बेटा, वहां वहां सिवाय चौपट के कुछ हुआ ही नहीं। पहले हम लोगों की पढ़ाई लिखाई होती थी ना, तो ये कॉन्वेंट सन्वेंट नहीं होता था। हम लोग उस जमाने की उपज हैं। एक प्राइमरी विद्यालय होता था, और प्राइमरी विद्यालय के आसपास एक वो पौधा होता था, बेहया। हाँ, वो जरूर होता था, जरूर होता, और कहीं हो ना हो, विद्यालयों के इर्द गिर्द पर्याप्त मात्रा में होता था। तालाब के किनारे नहीं, मैंने तो देखा था विद्यालयों के किनारे बहुत होता था। और सुबह सुबह मास्टर साहब बेहया का 4-6 बढ़िया बढ़िया डंडा जरूर मंगा लेते थे और सेवा सत्कार करते थे, एफआईआर कराने जाते थे। अभी तो स्थिति है कि बच्चे को डांट दीजिए ना ढंग से, तो गार्जियन पहुंच जाएंगे विद्यालय पे, काहे डांटा? भाड़ में जाओ ना, हम ठेका लिए हैं, नहीं डांटेंगे भैया, दुलारेंगे। और कि बाइक में बड़ा अच्छा स्टंट दिखा रहे थे बेटा, अब तुम तो जाके फार्मूला 1 रेसर बनोगे भविष्य में, मर जाओ रास्ते में, हमसे क्या लेना देना। बाहर छोड़, चलो एक हेडिंग बनाओ बेटा सब लोग। मूल अधिकारों का क्या हेडिंग था बेटा, जरा से बोल। हाँ, कैसे विकास हुआ, आखिर ये सब सुविचार कहां से आ गए हम लोगों के मनों में? क्लियर है? विकास कैसे हुआ? तो थोड़ा सा इसको बेटा देखना है। अभी परीक्षा वरीक्षा बेटा खत्म हुई है, तो एक आध सेगमेंट और शुरू कर देंगे आपके साथ, लेकिन वो जो सेगमेंट शुरू होगा वो ऑफलाइन होगा। अब मेरा तो चूंकि समस्या है कि ऑनलाइन भी करनी है, तो दोनों हो जा रहा है एक साथ। तो एक आध हिस्सा और शुरू होगा, वो ऑफलाइन मोड में शुरू होगा। थोड़ा सा बच्चे अभी बिजी हैं, परीक्षा वरीक्षा खत्म हुई है, तो आएंगे तो शुरू कर देते हैं। तब तक हम लोग संविधान जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे फिनिश करेंगे। ये कैसे हुआ बेटा विकास? फंडामेंटल राइट का विकास कैसे हुआ, परीक्षा के लिए यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी इंपॉर्टेंट है।
बड़ी मजेदार बात है कि मूल अधिकारों का जो विकास हुआ वो राजतंत्र में हुआ। यानी मूल अधिकारों की जो अवधारणा, बीजारोपण हुआ, जो समझ आई हम लोगों के अंदर कि भाई मूल अधिकार होना चाहिए, उसकी शुरुआत कहां से हुई बेटा? राजतंत्र में हुई, मोनार्की में हुई। और इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई। एक्चुअल में ये मामला है सन 1215 का। आपको पता है 1215 में ब्रिटेन में राजतंत्र था। अरे भाई 1688 के बाद ना बेटा वहां लोकतंत्र आया, तो जाहिर सी बात है 1215 में वहां तो राजतंत्र रहा होगा, राजा रहे होंगे। तो ये मामला सन 1215 का है। वहां एक सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन। राजा थे। अब ब्रिटेन के लोग अपने राजा वाजा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। अभी तो देखा आपने, ताजपोशी हुई तो पूरी दुनिया से जितने लोग थे सब चले आए देखने के लिए। तो है उन लोगों का अपना कल्चर है, तो अपने राजा की इज्जत करते हैं, तब भी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन सम्राट जॉन का जो बिहेवियर था, जो शासन करने का तरीका था, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो हुआ क्या कि वहां जैसे हम लोग के यहाँ जमींदार हुआ करते थे, ये राजा वाजा जो शासन करते थे तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी जमींदारों की। ऐसे वहां के राजतंत्र में नाइट, जिसको आप कह सकते हैं लॉर्ड वगैरह, इस तरह के लोग हुआ करते थे जो पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को संभालते थे। तो कुछ गड़बड़ियां हुई तो सारे लोगों ने आके, जितने नाइट वगैरह थे, वो सब महल को घेर लिए। तो सम्राट जान को ये लगा कि ये तो क्रांति हो गई, विद्रोह हो गया। अब विद्रोह होना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होती थी, शक्ति जिसके पास होती थी वो। लेकिन वो सारी जनता और नाइट वगैरह ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ये भी कोई विद्रोह नहीं है, बस आप महल के बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। सम्राट जान को लग रहा था कि खाली बहाना है, अगर मैं बाहर आया तो मेरा काम तमाम हुआ। तो इन लोगों ने समझाया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यूं कह ले सम्राट को एक तरह से बाध्य कर दिया। वो बाहर आए और उसे कहा कि देखिए, आप हमारे राजा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम आपकी प्रजा हैं, कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज एक फैसला होगा। आपको राजा के रूप में कुछ वचन देना होगा, और वचन लिखित रूप से देना होगा, मुजबानी नहीं। तो सम्राट जॉन ने कुछ वचन दिया, लिखित रूप से दिया, और जो वचन उन्होंने दिया उसी को हम मूल अधिकार के रूप में मानते हैं, क्योंकि वचन वही दिलवाया गया कि प्रजा को बेवजह परेशान नहीं करेंगे, प्रजा पे अत्याचार नहीं करेंगे, प्रजा के कुछ अधिकारों में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे उनसे वचन लिए गए। तो जो वचन लिया गया बेटा, उसी वचन को कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया बेटा? मैग्ना कार्टा। एक्चुअल में ये सब ग्रीक लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसके मायने होता है ग्रेट चार्टर। एक चार्टर एक तरह से उन्होंने लिखवा लिया। तो ये कहा जाता है कि जो मूल अधिकारों का प्रारंभ हुआ वो सन 1215 यूके या ब्रिटेन से हुआ। यूके नहीं कह सकते एट दैट टाइम, क्योंकि तब वो यूके नहीं बना था। तब उसको हम लोग कह सकते थे क्या बेटा? ब्रिटेन। क्लियर है? लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि शुरुआत कहां से हुई बेटा? ब्रिटेन से हुई और राजतंत्र में हुई। तो मूल अधिकारों का जो बीजारोपण है हम मनुष्यों में, हमारी सभ्यताओं में, मानवता में, उसकी शुरुआत हुई 1215 में मैग्ना कार्टा के रूप में। और इसको कहा गया, मैग्ना कार्टा का मायने ही होता है बेटा ग्रेट चार्टर। एक चार्टर था जिसमें सम्राट जान से कुछ वचन लिए गए और कहा गया कि आप इस पे अपनी दस्तखत मुहर लगाइए और आप ये कहिए कि नागरिकों के फला फला अधिकारों का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। तो ये माना जाता है कि यहीं से मूल अधिकारों का प्रारंभ हुआ। जाहिर सी बात है कि जब तक राजा रहे तब तक तो ठीक था, राजा बदल गए तो भी बवाल हो सकता था। राजा का हम थोड़ी दस्तखत किए थे, समस्या हो सकती थी।
लेकिन सन 1688 में ब्रिटेन में एक क्रांति हो गई जिसको हम लोग कहते हैं रॉयल रिवॉल्यूशन, शाही क्रांति कहते हैं, जिसमें जनता ने सत्ता पे अधिग्रहण कर लिया, जनता ने सत्ता पे काबिज हो गई, और जो राजा थे उन्होंने जनता का विद्रोह नहीं किया, विरोध नहीं किया, वो अपना शासन छोड़ के ही चले गए। यानी अपनी सत्ता, दो तरीके हैं बेटा, या तो आप विरोध करो, और विद्रोह करोगे, विरोध करोगे तो इधर से और इधर से कुछ तू मैं होगी, मारा मारी होगी, खून बहेगा सड़कों पर। लेकिन आप विरोध करो और सामने वाला आपके विरोध को स्वीकार कर ले और हट जाए छोड़ के, तो खून खराबा तो नहीं होगा, लेकिन क्रांति जरूर होगी। अरे भाई, मिस्र में क्रांति हुई ना बेटा, अभी लीबिया में क्रांति हुई, कर्नल गद्दाफी को दौड़ा दौड़ा के मार डाला लोगों ने। मिस्र में भी क्रांति हुई। तो हाल की क्रांतियां जो आपने देखा, अपने होशो हवास में देखा है, तो क्रांति का क्या, छोड़ के कर्नल गद्दाफी भाग गए होते अन्य देश, बवाली खत्म हो गया होता। विरोध किया उन्होंने, अब जो भारी पड़ जाए, तो कर्नल गद्दाफी भारी पड़े होते तो जनता को मारा होता। जनता पे कोई भारी वरी पड़ नहीं पाता, ये बड़ी मजेदार बात है। बस ये है कि जनता मन बना ले, तो जनता जब मन बना लेगी तो भारी पड़ी जाती। वही पाकिस्तान में आप देख रहे हो, अब जनता भारी पड़ रही है सरकार, क्योंकि सरकार डर रही है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर उतरने लगेगी तो फिर उस जनता को रोक पाना संभव नहीं है, तो डराती है जनता। तो यहां एक क्रांति हो गई बेटा, रॉयल रिवॉल्यूशन, और वहां पे राजतंत्र फिनिश और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो ब्रिटेन में जो लोकतंत्र आया बेटा, वो 1688 के बाद, रॉयल रिवॉल्यूशन के बाद आया, और वहां पे संसद की स्थापना हो गई। साल भर में संसद बन गई। हम लोग क्या, थोड़ा सा तुलनात्मक रहेगा तो बेहतर रहेगा। हम लोग क्या, अरे लंबी प्रशिक्षण चला, लंबा ट्रेनिंग चला भैया, कंपनी के शासन से लेके क्राउन के शासन तक 200 सालों का ट्रेनिंग लगभग। धीरे धीरे सब कुछ विकसित होता गया। आज का संसद भवन जो है आप बनवाए थे ना, अंग्रेज बनवाए थे भाई, तो वो भी झंझट नहीं था भाई। अगर आप स्वतंत्र होते हैं तो बैठने का कोई झंझट नहीं, हर कुछ एकदम रेडी फॉर्मेट में धीरे धीरे डेवलप हो। ब्रिटेन में तो ऐसा था नहीं। तो 1688 में जो रक्तहीन क्रांति हो गई, वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो सबसे पहली परेशानी तो यही थी कि वो बैठेंगे कहां। अरे भाई, बैठक कहां होगी, टेंट लगा के होगी, कोई बिल्डिंग वोल्डिंग चाहिए ना। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। अभी जो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का जो राज्याभिषेक हुआ, कहां हुआ था? यही सब गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 17। 3 ठो बढ़े हैं। पहले 17 नहीं थे, 3 ठो भी इस बार बढ़े हैं। ना ना, चलिए तथ्यात्मक चीज है। अब मैं जब योगी जी को सुन रहा था ना टीवी पर, जब उत्तर प्रदेश के निकाय का चुनाव खत्म हो गया, तो अपने कार्यकर्ताओं का और सबको धन्यवाद देने के लिए टीवी पर प्रकट हुए, बहुत विस्तार से बता रहे थे कि 17 के 17 नगर निगम में बीजेपी जीती है। और बड़ी मजेदार बात है कि पहले 17 नहीं थे, 3 नगर निगम फलाना, तो ये भी देखे होते तो भी बता दिए होते। तो एक परीक्षार्थी के रूप में आपको यही तो करना है बेटा। अब मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे होंगे, वो सही है, तथ्यात्मक रूप से फैक्ट है। अरे भाई, एक तो उन्होंने बना दिया मथुरा वाले इलाके में, मथुरा में एक बन गया अयोध्या, और एक शाहजहांपुर, संभवतः शाहजहांपुर में उन्होंने नगर निगम बनाया। तो चीजों को सुनते रहो ना बेटा, मटेरियल मसाला वहीं से मिलता रहेगा। कुछ भी आप देखो बेटा, आप अपना निशाना साधो, बात खत्म। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि बड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद लग रहा, बड़ा झंडा, आप काहे वो सब चक्कर में पड़े हो? आप अपने काम की चीजों पे फोकस करो ना, बवाल खत्म करो। बहरहाल छोड़ो वो सब।
तो वहां पे हुआ क्या बेटा, जरा सुन लो। जब लोकतंत्र की स्थापना हो गई तो बैठने की जगह चाहिए थी। अभी जिस किसी ने ये समाचार देखा होता उसका एकदम विजन क्लियर होता होगा। वेस्टमिनिस्टर में राज्याभिषेक हुआ। मैं न्यूज देख रहा था, बार बार बोल रहा था कि ये इनका राज्याभिषेक वेस्टमिनिस्टर में होगा। आधे लोग तो वेस्टमिनिस्टर न सुने होंगे, और अगर सुने होंगे तो सोचे होंगे कुछ बोले होंगे, क्या जरूरत है। मैं बता रहा हूं, अब क्लियर होगा। एक्चुअल में जब ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो उनको बैठने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो ब्रिटेन में चूंकि लोकतंत्र तो था नहीं, इसके पहले राजतंत्र था। साल भर में ही क्या क्या कर लोगे, और साल भर कहां, अरे वो खत्म किया फिर लोकतंत्र शुरू हो गया, तो कुछ दिनों की बात थी। तो ब्रिटेन की महारानी का एक महल हुआ करता था, उस महल का नाम था वेस्टमिनिस्टर। वेस्टमिनिस्टर माने अच्छा मंत्री नहीं, उस महल का नाम है वेस्टमिनिस्टर, जगह का भी नाम है। हुआ ये, उसमें आग लग गई थी, महल में आगजनी हो गई थी, उस महल को छोड़ दिया था महारानी ने। भाई राजा वाजा के एक दो ठो महल होगा, और एक ठो है तो फिर कौन राजा है ना, कई ठो होना चाहिए। तो वो चली गई बकिंघम पैलेस में, जिसमें आज रह रही हैं। ब्रिटेन की महारानी का सरकारी निवास स्थान है बकिंघम पैलेस, उसमें रहती हैं। वेस्टमिनिस्टर खाली कर दिया, वेस्टमिनिस्टर को ही इन्हें दे दिया। इसको रंगाई पुताई करा लो, थोड़ा आग वाग लगी है ठीक ठाक करा लो। तो आज ब्रिटेन का संसद भवन वही है। वेस्टमिनिस्टर की एक मीनार है, टावर है, उसी पे दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी लगी हुई है, जिसका नाम है बिग बेन, है ना। लेकिन वो डिजिटल नहीं है, एनालॉग। एनालॉग माने इस टाइप की सुई वाली, है ना भैया। वेस्टमिनिस्टर ब्रिटेन की, कल को यही पूछ लेगा, इतनी महान परीक्षाएं हो रही हैं, कल को यही पूछेगा क्या कर लोगे, ब्रिटेन की संसद भवन का क्या नाम है, या ब्रिटेन में संसद की पहली बैठक कहां हुई। और एक मजेदार बात और बता दूं आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ की जब गठन हुआ 1945 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक भी यहीं हुई, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ अमेरिका में। बोल नहीं रहे, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी पहली बैठक कहां हो रही है, यूके में हो रही है, वेस्टमिनिस्टर में हुई, क्योंकि वो लोग भी अपना लग रहा था बिल्डिंग विल्डिंग बनवा रहे थे। तो पहली बैठक इधर हो गई। तो चीजों को कनेक्ट करिए बेटा, चीजों को जोड़िए। बहरहाल, तो 1688 में जब रक्तहीन क्रांति, अभी हम लिखाएंगे बेटा बोल के, रक्तहीन क्रांति हुई तो संसद की स्थापना हुई। संसद ने 1689 में एक विधेयक पारित किया जिसका नाम था बिल ऑफ राइट। हिंदी में कहेंगे नागरिकों का अधिकार पत्र। वो 1689 में पारित किया। तो कहा जाता है कि संवैधानिक रूप से इसे मूल अधिकारों का प्रारंभ माना जाता है। यानी धरती पे किसी के संविधान में पहली बार मूल अधिकारों को कर दिया गया, तो कहां दिया गया बेटा, 1689 में। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि यह भी कहां, ब्रिटेन में ही। शुरुआत भी ब्रिटेन में हुई, लेकिन जब शुरुआत हुई तो संवैधानिक शुरुआत तो हुई नहीं, वो राजतंत्र था। यहां जो शुरुआत हुई वो भी ब्रिटेन में हुई, लेकिन अब राजतंत्र नहीं था, अब लोकतंत्र था, तो विधि के अधीन हुआ। लेकिन अभी भी एक पेच है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान है, हाँ या ना। तो लिखित संविधानों में कहां से शुरुआत हुई, और भाई कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई। तो थोड़ा चलिए अमेरिका की तरफ और थोड़ा फ्रांस की तरफ, दोनों में लगभग साथ साथ शुरुआत हुई, लेकिन बाजी मारेगा अमेरिका। फ्रांस में आपको पता है क्रांति तमाम हुई तो 1789 के आसपास उन्होंने अपने संविधान में भी जगह दिया। उसके पहले अमेरिका का संविधान बन रहा था। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार तो नहीं था, लेकिन 1791 में अमेरिका में प्रथम 10 संविधान संशोधन किए गए,
और इस 10 संशोधन से अमेरिका ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थापना की। तो हम लोग मान लेते हैं कि अमेरिका का संविधान पहला संविधान बना लिखित जिसमें मौलिक अधिकारों को व्यवस्थित ढंग से जगह दिया गया। थोड़ा लिख लो बेटा। हाँ। लिखे मूल अधिकारों का प्रारंभ ब्रिटेन से माना जाता है। मूल अधिकारों का प्रारंभ कहां से बेटा? ब्रिटेन से माना जाता है। सन 1215 में मैग्ना कार्टा, उसकी इंग्लिश जरूर, ये इंग्लिश का शब्द नहीं है बेटा, ग्रेट चार्टर के रूप में मूल अधिकारों का प्रारंभ माना जाता है। मूल अधिकारों का क्या बेटा? प्रारंभ। पॉइंट बना बना के लिखिए, तथ्यात्मक चीजें हैं, पहले इसको क्लियर कर ले। हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए। सन 1688 में रक्तहीन क्रांति के परिणाम स्वरूप रक्तहीन क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की क्या हुई बेटा? स्थापना हुई। परिणाम स्वरूप 1689 में, सन आगे लिखते चलिएगा भैया, फोन नंबर नहीं लिख रहे। सन 1689 में 1689 में नागरिकों का अधिकार पत्र, नागरिकों का क्या बेटा? अधिकार पत्र, इंग्लिश में लिख लो बिल ऑफ राइट, पारित किया। जिसे मूल अधिकारों का प्रारंभ कहते हैं। जिसे मूल अधिकारों का क्या बेटा? प्रारंभ कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यानी शुरू भी वहीं से हुआ, संवैधानिक रूप से भी वही हुआ, लेकिन एक परेशानी तो हो गई कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो लिखित संविधान में भी कहीं ना कहीं शुरू हुआ होगा व्यवस्थित ढंग से। तो लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट, लिखित रूप से ब्रैकेट में लिखिएगा लिखित संविधान। ब्रिटेन में भी अलिखित थोड़ा ही था, लिखा ही गया था। लिखित संविधान में प्रारंभ यूएसए के संविधान से माना जाता है। यूएसए के संविधान से माना जाता है। क्लियर है बेटा? जहां 1791 प्रथम 10 संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को स्थापित किया गया। अब आ जाइए, एक तथ्य और लिखिए, तथ्य भी होना जरूरी है बेटा। 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की स्पष्ट मांग की गई। मूल अधिकारों की क्या की गई बेटा?
स्पष्ट मांग की गई। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लिखें कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार, अगर भूल रहे हो तो वर्ष ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जब हमने अपने संविधान का निर्माण किया तो यूएसए के संविधान से प्रभावित होकर हमने अपने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों को स्थापित किया। मूल अधिकारों को क्या किया बेटा? स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट जरा लिख लो। यूएसए के संविधान में मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार माने गए, नेचुरल राइट माना गया। जबकि भारत के संविधान में इसे मात्र संवैधानिक अधिकार माना गया। ठीक है बेटा, शब्द तो लिख लिया आपने, दोनों में कुछ अंतर है। जब किसी अधिकार को नेचुरल मान लिया जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त अधिकार जैसे हैं ये, वो वैसे ही हैं जैसे नेचर ने हमें दिया हो, तो इस पे कोई रोक छेक नहीं लगाए। हमारे यहाँ जो मूल अधिकार हैं उनको नेचुरल नहीं माना गया। हम लोग पढ़ेंगे, कुछ संवैधानिक विवाद हुआ, लेकिन हमने संवैधानिक अधिकार माना, इसलिए इनको जब चाहते हैं रोकते हैं, जितना चाहते हैं रोक लेते हैं। क्लियर है बेटा? अब हम लोग बात करेंगे बेटा अगले लेक्चर में, आज नहीं, मूल अधिकारों पे। अब आके एक एक मूल अधिकारों पे चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कुछ आइडिया लगा मूल अधिकार क्या होते हैं, क्यों होते हैं, मूल अधिकार कैसे जन्म लिए, हमारे संविधान में कहां से आ गया, उनके मूल अधिकार नेचुरल हैं, हमारे मूल अधिकार नेचुरल नहीं है। अब क्या है, कहां रोक लगी है, कैसे रोक लगी है, कल बात करेंगे। ठीक है, तो आज यही।